सर जल्दी अभी जिप कर दो। अच्छा थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन। बीए बीएड, बीएससी बीएड, 4th ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी। प्रशिक्षणार्थियों, मैं आपको पढ़ा रहा था बालिका शिक्षा को प्रभावित करने वाले कारक। बालिका शिक्षा को प्रभावित करने वाले कारकों में हम जिक्र कर रहे थे कि आर्थिक स्थिति का कमजोर होना भी एक बहुत बड़ा कारक है, जिसकी वजह से पेरेंट्स, गार्जियंस बालिका को शिक्षा नहीं दिलवा पाते। वो लड़के को पढ़ा लेते हैं आर्थिक स्थिति कमजोर होने के बावजूद, और लड़की योग्य है, लायक है, उसके बावजूद उसको नहीं पढ़ाया जाता और उसको शिक्षा से वंचित कर दिया जाता है, उसकी शिक्षा को छुड़ा लिया जाता है। प्रशिक्षणार्थियों, परिवार का आर्थिक स्तर बहुत महत्व रखता है बालिकाओं की शिक्षा को प्रभावित करने के लिए। अगर परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत है तो वो अपनी बालिकाओं को, बेटियों को शिक्षा प्रदान कर सकते हैं, दिलवा सकते हैं। लेकिन जिन परिवारों की आर्थिक स्थिति कमजोर है वो अपनी बालिकाओं को, बेटियों को शिक्षा दिलवाना उचित नहीं समझते, उसके एवज में वो अपने बेटे को पढ़ाना उचित समझते हैं। बेटे को कर्ज लेकर पढ़ाया जा सकता है, बेटे को लोन लेकर विदेशों में भेजा जा सकता है, बेटियों के लिए नहीं। क्योंकि अगर बेटियों के लिए हमने कर्ज लिया तो फिर इसके हाथ पीले कहां से करेंगे, इसका विवाह कैसे करेंगे। ये एक ही सोच बदलनी होगी कि विवाह करने और ना करने की छूट उनको दे दी जाए। उनको लगता है कि वो अपना जीवन साथी चुने तो उनको ये मौका दिया जाना चाहिए कि वो अपनी पसंद का जीवन साथी चुने, क्योंकि जिसके साथ उनको पूरी जिंदगी गुजारनी है उसके लिए क्या उनकी पसंद का आदमी नहीं होना चाहिए। तो उनको ये मौका भी दिया जाना चाहिए कि वो चाहें तो विवाह करें और वो ना चाहें तो विवाह ना करें। आज जिन महिलाओं ने शिक्षा हासिल कर ली है वो तालीम याफ्ता महिलाएं, बड़े शहरों में आज भी उन्होंने विवाह नहीं किया है, आजीवन अविवाहित रहने की उन्होंने कसम खाई है, और उनको अब उनके जैसा, अपने व्यवहार जैसा उनको पुरुष नहीं मिला, इसलिए उन्होंने विवाह नहीं किया। ऐरे गहरे नत्थु खैरे के साथ कैसे रहा जाए, ये पेरेंट्स, गार्जियंस के द्वारा, ये परंपरागत सोच के द्वारा बेटी को ऐसे बांध दिया जाता है खूंटे पर, जैसे कसाई के खूंटे पर किसी जानवर को बेच दिया जाता है। बेटी से पूछा भी नहीं जाता, उसकी सहमति नहीं ली जाती, उसकी विवाह करते समय उसकी सहमति भी नहीं ली जाती। प्रशिक्षणार्थियों, बेटे को कर्ज लेकर पढ़ाया जा सकता है, बेटी के लिए कोई कर्ज नहीं। माता पिता एक ही उधेड़ बुन में लगे रहते हैं, किसी भी प्रकार से इसका विवाह हो जाए और ये पराया धन है, जल्दी से जल्दी यहां से चली जाए। प्रशिक्षणार्थियों, विशेष शिक्षण संस्थाओं का अभाव भी हमारे देश की बालिकाओं की शिक्षा को प्रभावित करता है। ये शिक्षण संस्थाएं, आप जानते हैं हमारा समाज परंपरागत समाज है। हमारे समाज में रूढ़ियां, परंपराएं, वो रीति रिवाज, वो सामाजिक रस्मों रिवाज, उन पर चलने वाला, रूढ़ियों पर चलने वाला समाज है, एक बंद समाज है। यहां स्पेशल शिक्षण संस्थाओं की बात करना, हमारे देश की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि हम हर स्तर पर बालिकाओं के लिए अलग से विद्यालय खोल सकें, बालिकाओं की शिक्षा के लिए अलग अलग शिक्षण संस्थाएं खोल सकें। हमारे देश की आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत नहीं है, फिर भी बहुत विकास के कार्य सरकारों ने किए हैं और सरकारें कर भी रही हैं।
लेकिन हमारे देश की आबादी भी बहुत है, जिसके अनुपात में हमारे देश की बालिकाओं को ये विशेष सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। क्या आप मेरी बात समझ सकते हैं? ये विशेष सुविधाएं क्या हैं कि पेरेंट्स, गार्जियंस की वो रूढ़िवादी सोच, वो परंपरावादी समाज और उनके वो रस्म रिवाज कि लड़कों और लड़कियों में अंतर समझना, लड़कों के साथ में लड़कियों को पढ़ाने भेजना, लड़कियों के विद्यालय में माता पिता लड़कों के विद्यालय में लड़कियों को भेजना गवारा नहीं करते हैं। उनको ये कतई कबूल नहीं है कि उनकी बेटी लड़कों के साथ पढ़ने के लिए जाए। उनकी एक ही सोच काम करती है कि अगर कहीं लड़कियों का विद्यालय है तो वहां भेज दिया जाए। वो को एजुकेशन में यकीन नहीं करते, उनको सह शिक्षा में यकीन नहीं है। प्राथमिक स्तर और उच्च प्राथमिक स्तर तक तो वो बालिकाओं को जैसे तैसे करके सह शिक्षा दिलवा देते हैं, लेकिन जब माध्यमिक स्तर पर बालिकाएं पहुंचती हैं तो ऐसी स्थिति में वो बालिकाओं को शिक्षा से या उच्च माध्यमिक कक्षा से छुड़ा लेते हैं, घर बिठा देते हैं, उसको शिक्षा से वंचित कर देते हैं। इन विशेष शिक्षण संस्थाओं की कमी से माता पिता अपनी बेटियों को, बालिकाओं को शिक्षा नहीं दिलवा पाते। ये सह शिक्षा की कमी है। शिक्षण संस्थाओं की कमी होने से, स्पेशल क्लासेज की कमी होने से, स्पेशल स्कूलों की कमी होने से वो यही है कि माता पिता सह शिक्षा दिलवाना उचित नहीं समझते। उनको हर वक्त वो असुरक्षा की भावना, उनको हर वक्त वो पर्दा प्रथा, उनको हर वक्त वो परंपरागत सोच ये सताती रहती है। चाहे हमारी बेटी के साथ ऐसा ना हो जाए, हमारी बेटी के साथ वैसा ना हो जाए, हम समाज को क्या मुंह दिखाएंगे, अगर कोई गलत कदम उठा लिया तो हम कहाँ के रह जाएंगे। ऐसे प्रश्न उनके मनोमस्तिष्क में चलते रहते हैं और ऐसी स्थिति में वो बालिकाओं को सह शिक्षा दिलवाना उचित नहीं समझते और उसकी शिक्षा को छुड़वाना ही उचित समझते हैं। उसकी शिक्षा को छुड़ा लिया जाता है, शिक्षा से वंचित कर दिया जाता है और हमारी बालिकाओं की इन विशेष शिक्षण संस्थाओं के अभाव में शिक्षा व्यवस्था प्रभावित होती है। प्रशिक्षणार्थियों, एक सेकंड, मैं आपसे जिक्र कर रहा था सह शिक्षा, विशेष शिक्षण संस्थाओं का अभाव। तो ये विशेष शिक्षण संस्थाओं की कमी हमारी बालिकाओं की शिक्षा को प्रभावित करने के लिए उत्तरदायी है। शैक्षिक सुविधाओं का अभाव, आपने देखा होगा, जैसा कि मैं आपसे पहले भी जिक्र कर चुका हूं कि हमारे देश में देश की आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत नहीं है जितनी देश की जनसंख्या बढ़ी हुई है। देश की जनसंख्या के बढ़ने से देश की आर्थिक स्थिति में सुधार नहीं हो पाया है। इस कारण को मानना होगा। देश विकास के मार्ग पर चल निकला है, देश ने बहुत बड़ा विकास किया है। आज़ादी के 70 सालों में ढेर सारा विकास हुआ है। एम्स भी देखने को मिलेंगे, बड़ी बड़ी ट्रेनें और ऐसे एयरपोर्ट जो आपने सोचा भी नहीं होगा, वहाँ वो एयरपोर्ट
और ट्रेनें पहुंच चुकी हैं, विकास पहुंच चुका है, लेकिन देश की आबादी, देश का क्षेत्रफल इतना विस्तार रूप लिए हुए है कि वो ऐसा लगता है जैसे ऊंट के मुंह में जीरा हो। प्रशिक्षणार्थियों, हमारे देश की इन शैक्षिक सुविधाओं की कमी की वजह से हमारे अभिभावकों के द्वारा, माता पिताओं के द्वारा बालिकाओं को शिक्षा से वंचित कर दिया जाता है, क्योंकि एक तो विद्यालय की घर से दूरी, जिसमें मैंने आपको पहले भी जिक्र किया था कि परंपरागत सोच, असुरक्षा की भावना, पर्दा प्रथा का होना, ये सारी की सारी सिस्टम को बदल देता है। घर से अगर विद्यालय दूरी पर है, घर से अगर विद्यालय दूरी पर है, तो माँ बाप की वो परंपरागत सोच, वो उनकी असुरक्षा की भावना, उनमें ये उनके मन को कचोटती रहती है कि हमारी बेटी घर से इतनी दूर पढ़ने कैसे जाएगी। विद्यालय दूर है और रास्ते में कुछ भी अप्रिय घटना घटित हो गई तो हम समाज को क्या मुंह दिखाएंगे। प्रशिक्षणार्थियों, ये हमारी परंपरागत सोच और घर से विद्यालय की दूरी, इस विद्यालय की दूरी की होने की वजह से और हमारी परंपरागत दकियानूसी सोच की होने की वजह से बालिकाओं की शिक्षा प्रभावित होती है। खासतौर से महिला शिक्षकों का अभाव, लड़के और लड़कियों के टॉयलेट अलग अलग नहीं होना, पुस्तक, वस्त्र और भोजन की व्यवस्था का नहीं होना, छात्रावास की व्यवस्था का नहीं होना, ये सब भी हमारी बालिकाओं की शिक्षा को प्रभावित करने वाले उत्तरदायी कारक हैं। मेरी बात समझ सकते हैं? बालिकाएं, मैं दिल्ली का इंटरव्यू पढ़ रहा था, आप पार्टी की आतिशी हैं, नेता, उनका इंटरव्यू देखा तो वो कह रही थी कि मैं जब वहाँ दिल्ली स्कूल में बालिकाओं से मिलती तो वो ये कहती थी कि हम घर जाकर टॉयलेट कर लेंगे, हम इन गंदे टॉयलेट में नहीं जाएंगे। तो वहाँ स्कूलों में जो सुधार किया गया या हैप्पीनेस क्लासेज लगाई गई, तो उससे पहले की वो बात बता रही थी। आतिशी नेता हैं आप पार्टी की, उनका इंटरव्यू था। तो मुझे भी अजीब लगा कि दिल्ली जैसे विकसित, जहां ये उदाहरण नहीं दे सकते कि झारखंड में विकास नहीं पहुंचा, छत्तीसगढ़ में विकास नहीं पहुंचा, ये वो जगह है जहां से विकास शुरू होता है। तो वहां के शौचालयों की, टॉयलेट की वो कंडीशन बता रही थी। ये एग्जाम्पल इसलिए जरूरी है प्रशिक्षणार्थियों कि हमारे देश की राजधानी में ये कंडीशन है तो हमारे देश में क्या हालत होगी। तो टॉयलेट भी, ये शिक्षण सुविधाएं भी, शैक्षिक सुविधाओं की कमी अर्थात टॉयलेट का नहीं होना या लड़के लड़कियों के अलग अलग टॉयलेट नहीं होना, इन कमियों की वजह से भी लड़कियों ने भी शिक्षा प्राप्त करना उचित नहीं समझा और पेरेंट्स, गार्जियंस ने, अभिभावकों ने, माता पिता ने भी उनको शिक्षा दिलवाना उचित नहीं समझा और उनकी शिक्षा को बीच रास्ते में ही छुड़वा लिया। बालिकाओं को अगर जो गरीब घर की हैं उनको पुस्तकें विद्यालय से मिलती, उनको पहनने के लिए यूनिफॉर्म मिलती, उनके लिए छात्रावास की सुविधा होती, ये फैसिलिटीज, उनके लिए आने जाने की बस की व्यवस्था होती और उनको आने जाने के लिए वाहन होता, ऐसी स्थिति में वो बालिकाएं
शिक्षा से वंचित नहीं होती। उनको शिक्षा से जो वंचित किया गया वो शैक्षिक सुविधाओं के अभाव की वजह से वंचित हुई हैं। शिक्षण सुविधाओं का ये अभाव और महिला शिक्षिकाओं की कमी, इन शैक्षिक सुविधाओं का अभाव और महिला शिक्षिकाओं का ना होना, ये भी हमारे बालिकाओं की शिक्षा को प्रभावित करने वाला एक उत्तरदायी कारक है। मेरी बात समझ सकते हैं? महिला शिक्षिका अगर उस विद्यालय में होती तो अभिभावक और बालिकाओं को प्रोत्साहित करती और अभिभावकों को ये संतुष्टि मिलती कि उनके लिए, उनकी बेटी के लिए जो असुरक्षा की भावना, असुरक्षा की चिंता उनको सता रही है, उसकी असुरक्षा की चिंता को दूर करने के लिए उनके विद्यालय में, उनकी बेटी के विद्यालय में, उनके यहाँ महिला शिक्षिका हैं। उन महिला शिक्षिकाओं की मौजूदगी, उन महिला शिक्षिकाओं का इन विद्यालयों में होना बालिकाओं को शिक्षा से वंचित नहीं करने देगा, बालिकाओं को शिक्षा से वंचित नहीं होने देगा। प्रशिक्षणार्थियों, अगर गरीब परिवार की, जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है, ऐसे परिवारों की बालिका और सरकार जिनको सुविधा उपलब्ध कराना चाहती है तो उनको पुस्तकें, वस्त्र और भोजन, जो मिड डे मील दिया जाता है, दोपहर का भोजन दिया जाता है, वो उनको दिया जाए और हॉस्टल्स, गर्ल्स हॉस्टल की सुविधा भी मुहैया कराई जाए। और महिला शिक्षिका अगर ग्रामीण क्षेत्र में है तो उनको वहाँ निवास की, उनके रहने की व्यवस्था की जानी चाहिए। प्रशिक्षणार्थियों, इन शैक्षिक सुविधाओं की कमी की वजह से बालिकाओं की शिक्षा प्रभावित हुई और वो शिक्षा से वंचित हो गई। प्रशिक्षणार्थियों, मैं आपसे जिक्र कर रहा था अभिभावकों की निरक्षरता। एक कहावत चरितार्थ हो ना हो, लेकिन मैं कर दूंगा, पढ़े फारसी बेचे तेल, ये देखो किस्मत का खेल। ऐसे लोगों ने बना रखा है कि लो साहब फारसी पढ़ने के बाद ये तेल बेच रहे हैं। अरे भाईजान, मेहरबान, कदरदान, ये फारसी पढ़ने के बाद तेल तो बेच रहे हैं, लेकिन आप क्या बेच रहे हो? ये कमेंट्स करने वाले, ये टीका टिप्पणी करने वाले, ये क्या कर रहे हैं? ये ठाली बैठे हैं ठलुआ घर में। आपने हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को बस स्टैंडों पर और दरो दीवार पर बैठे देखा होगा, और वो एक टावल बांध लेते हैं और टावल बांध के उसमें अंदर हो जाते हैं। ओ ये आ गई बस अंडौन वारी, और ये आ गई करौड़ी वारी। वो यही करते रहते हैं कि ये बस आ गई, ये आ गई, और सारा दिन अपना बेकार में निकाल देते हैं। वो ठलुआ हैं। तो उन ठलुआओं की तरफ से ये कमेंट्स किया गया कि पढ़े फारसी बेचे तेल, ये देखो किस्मत का खेल। भाईजान, उसने शिक्षा प्राप्त करने के बाद तेल बेचना तो शुरू कर दिया। अगर आपने शिक्षा ली होती तो आप घी बेच लेते। तेल बेच रहे हैं, आप तेल लगा देते। किसी ने पढ़ाई लिखाई करने के बाद पान की दुकान खोल ली। एक व्यक्ति बोला थोड़ी सी सुपारी डालना और चूना कम लगाना। आप क्या कर रहे हो? पढ़ाई लिखाई कर लो, चूना ज्यादा लगा देना। ये पढ़ा लिखा व्यक्ति चूना कम लगा रहा है, आप पढ़ाई लिखाई कर लीजिए, चूना ज्यादा लगा देना। चूना लगाते हैं ना, उसने पान में चूना कम लगाया क्योंकि वो कम पढ़ा लिखा था। आप ज्यादा पढ़ लीजिए, आप ज्यादा चूना लगा देना। प्रशिक्षणार्थियों, इन अभिभावकों की शिक्षा की आवश्यकता है। मैं इनको चूना लगाना सिखा रहा हूं।
इनसे कम चूना लगाना आता है, ये तीखा टिप्पणी करने वाले हैं, ये बालिकाओं को टोकने वाले हैं, ये इनके दादाजी जो टोकते हैं कि अरे लड़कों के से कपड़े पहनकर कहाँ जा रही हो, विद्यालय जाने की क्या आवश्यकता है, लड़कियों को घर में रहना चाहिए, घर ही तो चलाना है, परिवार चलाने के लिए होती हैं महिलाएं। ये बुजुर्गों के डायलॉग। प्रशिक्षणार्थियों, इन डायलॉगों को इनको सुन सुनकर वो बालिकाएं अभिभावकों की निरक्षरता की बात करती हैं कि हमारे पेरेंट्स गार्जियंस अगर पढ़े लिखे होते तो इनकी अगर इनकी शिक्षा हुई होती तो ये शिक्षा के मूल को समझते, शिक्षा के मूल्य को समझते, शिक्षा के महत्व को समझते और इनको ये एहसास हो जाता कि पढ़ लिखने के बाद, सुशिक्षित हो जाने के बाद जिंदगी किस प्रकार से गुजरती है और एक अशिक्षित व्यक्ति कैसे जिंदगी गुजारता है। अभावग्रस्त, तनावग्रस्त, दबावग्रस्त और सुशिक्षित व्यक्ति तनाव फ्री, दबाव फ्री और प्रभावपूर्ण तरीके से जिंदगी गुजारता है। प्रशिक्षणार्थियों, जब तक इन माता पिता और अभिभावकों की शिक्षा नहीं होगी, वो शिक्षा के मूल्य को नहीं समझ पाएंगे, शिक्षा के महत्व को नहीं समझ पाएंगे और जिस दिन उनकी तालीम हो गई तो वो समझ जाएंगे कि अब हमारी बेटियों को निरक्षर नहीं रहने देना है, अब हम बेटियों को पढ़ाएंगे, क्योंकि अगर बेटी पढ़ गई तो पूरे परिवार को पढ़ा लेगी। लड़के की शिक्षा से एक व्यक्ति पढ़ेगा और लड़की की शिक्षा से पूरा परिवार पढ़ जाएगा। हालांकि सरकार के प्रौढ़ शिक्षा के कार्यक्रम चल रहे हैं लेकिन सफलता नहीं मिल पाई है। 2011 की जनगणना के अनुसार 82% के आसपास ही हमारे देश की साक्षरता दर है। प्रशिक्षणार्थियों, मैं जिक्र कर रहा था आपसे उचित प्रोत्साहन के अभाव की, उचित प्रोत्साहन का अभाव। प्रशिक्षणार्थियों, इन उचित प्रोत्साहन के अभाव में कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को ना रुकने दिया। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने ना झुकने दिया। क्या आपको इन पंक्तियों से प्रेरणा मिल रही है? ठीक उसी प्रकार से लोगों को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। प्रशिक्षणार्थियों, देश के लिए प्रोत्साहन के लिए देशभक्ति गीत और बालिकाओं की शिक्षा के लिए उचित प्रोत्साहन का अभाव भी उनकी शिक्षा को प्रभावित करता है। इन माता पिताओं को प्रोत्साहन मिला होता, इन बेटियों को प्रोत्साहित किया गया होता तो ये भी पढ़ने के लिए आती और माता पिता भी भेजते। परिणाम अभाव किसका रहा? प्रोत्साहन का। क्योंकि हमारे बहुत सारे शिक्षक अनचाहे बालों की तरह वो आ जाते हैं विद्यालयों में। वो नहीं चाहते थे कि वो शिक्षक बने, वो अन्य सपनों को लेकर विद्यालय में आ गए और उनको ये नौकरी रास नहीं आती। ऐसी स्थिति में उनका मन अंदर ही अंदर कुढ़न, ईर्ष्या, वो उनके पूर्वाग्रह ये चलते रहते हैं और उनकी शिक्षण में कोई रुचि नहीं होती। वो नहीं चाहते शिक्षण कार्य को संपन्न कराना, उनको शिक्षण में रुचि नहीं है। वो तो डॉक्टर बनना चाहते थे, इंजीनियर बनना चाहते थे, वो तो IITN बनना चाहते थे, वो तो खुदा जाने क्या क्या बनना चाहते थे। कुछ भी बनना चाहते हो, लेकिन जिस दिन आपका अपॉइंटमेंट शिक्षा विभाग में हो गया है तो आपकी नैतिक जिम्मेदारी ये बनती है, आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, आपका नैतिक कर्तव्य बनता है कि आप अपने पेशे के साथ वफादारी करें।
उस उचित शिक्षकों के उचित प्रोत्साहन के अभाव से बालिकाएं विद्यालय नहीं आ पाई, और उन माता पिताओं को प्रोत्साहित किया गया होता तो बालिकाओं को विद्यालय भेजा जाता। तो ये बहुत बड़ी कमी है कि उचित प्रोत्साहन का अभाव बालिकाओं की शिक्षा को प्रभावित करता है। हमारे देश की ढेर सारी शिक्षा को प्रदान करने के लिए योजनाएं बनती हैं, और उसके बावजूद उनको उन उचित शिक्षकों के और कार्यान्वयन के अभाव में उनको वो गति नहीं मिल पाती और वो योजनाएं धूमिल हो जाती हैं। प्रशिक्षणार्थियों, मैं आपसे उन शिक्षकों का जिक्र नहीं करूंगा, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि जब आप इस पेशे में आ गए हैं तो आप अपनी कर्तव्य निष्ठा का पालन क्यों नहीं करते, आप वफादारी क्यों नहीं करते इस पेशे के साथ जिससे आप जुड़े हुए हैं। और मैं समझता हूं पूरी दुनिया में चैलेंज है, इससे बेहतरीन कोई पेशा नहीं है। गुरु ब्रह्मा इधर मानते हो तो इधर आ जाइए, गुरु विष्णु, गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै से गुरुदेव गुरुवे नमः। अब एक तरफ तो ये जिक्र करते हो, दूसरी तरफ मानते ही नहीं हो। गुरु गुण लिखा न जाए, कबीरदास जी कहते हैं कि मैं समुंदर को शाही बना लूं और सारे वनों की लकड़ियों को काटकर मैं कलम बना लूं, तो भी मैं गुरु की महिमा का बखान नहीं कर पाऊंगा, गुरु के गुणों का बखान नहीं कर पाऊंगा। ये जमीन को मैं लेखनी बना दूं कागज, और सारे समुंदर की शाही को घोलकर मैं बना दूं शाही, पानी को घोलकर शाही बना दूं, और सारे वनों को काटकर मैं लकड़ियों से कलम बना लूं, उसके बावजूद मैं गुरु की महिमा का बखान नहीं कर पाऊंगा। तो जस्ट आप इतने बेहतरीन पेशे में आ गए हैं तो इसके साथ में इंसाफ क्यों नहीं करते हो, इसके साथ में वफादारी क्यों नहीं करते हो। आप अपने पेशे के साथ वफादार बन जाएं, मैं समझता हूं देश के विकास में इससे बड़ी आपकी भूमिका नहीं होगी कि आप अपने पेशे के साथ में वफादारी करते हैं, कर्तव्य निष्ठा से अपना पेशे को अपनाते हैं, कर्तव्य निष्ठा से अपने पेशे को आप अंजाम देते हैं, तो आपसे बेहतरीन दूसरा कोई इंसान देश में नहीं होगा। इन योजनाओं को भी गति मिलेगी, योजनाओं को भी क्रियान्विति मिलेगी, और हम बालिकाओं को भी मोटिवेट कर पाएंगे, पेरेंट्स गार्जियंस को भी समझा पाएंगे, और उनको हम विद्यालय ले पाएंगे, उनको शिक्षा से वंचित नहीं रहने देंगे, बालिकाओं की शिक्षा प्रभावित नहीं होगी। प्रशिक्षणार्थियों, तो ये उचित प्रोत्साहन का अभाव भी बालिकाओं की शिक्षा से उनको वंचित कर देता है। क्या आप मेरी बात समझ सकते हैं? मैं जिस बात का आपसे जिक्र कर रहा हूं कि अभी मैंने पहले भी जिक्र किया कि घर से विद्यालय की दूरी का होना, तो पेरेंट्स गार्जियंस को वो परंपरागत सोच, वो असुरक्षा की भावना जो उनके मन ही मन चलती रहती है, और उसके ऊपर से विद्यालय घर से दूर हो तो उन टेढ़े मेढ़े रास्तों में, ऊबड़ खाबड़ रास्तों में, और ऐसे रास्तों में, सुनसान राहों में बेटी को आने में और जाने में जो असुरक्षा महसूस होगी, उसको महसूस करने वाले अभिभावक हैं, माता पिता हैं, पेरेंट्स गार्जियंस हैं, और वो ये महसूस करते हैं कि हमारी बेटी इतनी दूर जाएगी, इससे अच्छा है इसकी शिक्षा को छुड़ा लिया जाए, और क्यों ना इसके हाथ पीले कर दिए जाएं, क्योंकि बेटियां तो पराया धन होती हैं। प्राथमिक स्कूल हमारे देश में घर के पास हैं, अर्थात पास पड़ोस में प्राथमिक स्कूल तो देखने को मिल जाएंगे। हो सकता है कि थोड़ी बहुत दूरी पर जो आपकी अप्रोच में हो वो आपको उच्च प्राथमिक भी मिल जाए, प्राइमरी और मिडिल, ये स्कूल तो आपको अपने करीब में मिल ही जाते हैं। लेकिन बात आती है माध्यमिक स्कूल की, बात आती है उच्च माध्यमिक स्कूल की, वो आपके घर से काफ़ी दूर होते हैं, जहां अभिभावक अपनी बेटियों को भेजना पसंद नहीं करते, क्योंकि घर से विद्यालय की दूरी बहुत है। घर से विद्यालय की दूरी के होने के कारण भी
और माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों के दूर होने के कारण माता पिता बालिकाओं की शिक्षा को छुड़ा लेते हैं और वो माध्यमिक शिक्षा या उच्च शिक्षा हासिल नहीं कर पाती। तो ये घर से विद्यालय की दूरी का होना बालिकाओं की शिक्षा को प्रभावित करने वाले कारकों में एक उत्तरदायी कारक है। प्रशिक्षणार्थियों, रोचक और उपयोगी पाठ्यक्रम की बात आती है कि हमारे देश का पाठ्यक्रम रोचक भी नहीं है और उपयोगी भी नहीं है। ऐसे अनुपयोगी पाठ्यक्रम के द्वारा जब हम समाज से सामना करते हैं, जब हम व्यवस्थाओं से सामना करते हैं, जब हम पर्यावरण से सामना करते हैं, जो हमारे चारों ओर समस्याओं का सामना करते हैं, तो उन समस्याओं में हम आकर अपने आप को घिरा हुआ पाते हैं, क्योंकि हमको ये हमारे पाठ्यक्रम में तालीम दी ही नहीं गई कि इन समस्याओं का समाधान हमको किस प्रकार से करना है। तो हमारे देश का पाठ्यक्रम रोचक भी नहीं है जिससे कि बालक इसमें रुचि लें और इसको पढ़ें, और हमारे देश का पाठ्यक्रम उपयोगी भी नहीं है, अनुपयोगी है। ये बीए करने वाले ये बैठे हुए हैं, ये बीकॉम करने वाले ये बैठे हुए हैं, ये एमकॉम करने वाले वो बैठे हुए हैं, ये इंजीनियर, ये टीचर, ये एडवोकेट, ये उच्च शिक्षाधारी हायर एजुकेशन को प्राप्त करने के बाद भी हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था हमको रोजगार मुहैया नहीं करा सकती, हमको जीवन को चलाने का तरीका नहीं प्रदान कर सकती। क्या ये मैं आपसे बोल रहा हूँ ये दंत कथा है? नहीं, ये सत्य कथा है। हम चाहे एमए कर लें या एमएससी कर लें, एमकॉम, और जब हमको रोजगार नहीं मिलता तो हमारे आगे लग जाता है शिक्षित बेरोजगार। कैसा शर्मनाक शब्द है, शिक्षित भी हैं और बेरोजगार भी हैं। वाह वाह, आपसे अच्छे तो वही थे कि पढ़े फारसी बेचे तेल, ये देखो किस्मत का खेल। वही बढ़िया है कि फारसी पढ़ने के बाद वो तेल तो बेच रहे हैं, आपके आगे क्या लगा लिया, शिक्षित बेरोजगार हैं। 15 लाख ने फॉर्म भरा, 4th क्लास की दौड़ में 15 लाख अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा। ये क्या हाल कर रखा है? ये है सारी देन हमारे पाठ्यक्रम की, हमारी शिक्षा व्यवस्था की। प्रशिक्षणार्थियों, हमारा रोचक पाठ्यक्रम हो तो बालिकाएं उस पाठ्यक्रम में रुचि लेंगी, और उपयोगी पाठ्यक्रम होना चाहिए जिसमें आप देखते हैं कि शिल्प की क्लासेज बहुत कम चलती हैं। अगर स्किल के कोई कोर्स चलते हैं तो वो कम मात्रा में, और आप जानते हैं आवश्यकता है ग्रामीण क्षेत्र की स्किल डेवलप करने की और लोकल स्किल डेवलप करने की। तो विलेज स्किल डेवलपमेंट के कोर्स और लोकल डेवलपमेंट स्किल के कोर्स होने चाहिए, स्किल डेवलपमेंट के कोर्स होने चाहिए। प्रशिक्षणार्थियों, रोचकों और अनुपयोगी पाठ्यक्रम की वजह से भी बालिकाएं शिक्षा से वंचित हो जाती हैं। प्रशिक्षणार्थियों, देश का लक्ष्य है पूर्ण साक्षरता का, सबके लिए शिक्षा का। उस लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो सकती जब तक कि हम इन कमियों को दूर ना कर दें। जब तक हम इन कमियों को दूर नहीं करेंगे, हम अपने लक्ष्य को, पूर्ण साक्षरता के मिशन को, सबके लिए शिक्षा को नहीं ला पाएंगे। पूर्ण साक्षरता का मिशन हमारा अधूरा रहेगा अगर हमने इन कमियों को दूर नहीं किया तो। प्रशिक्षणार्थियों, मैंने आपसे जिक्र किया बालिका शिक्षाओं को प्रभावित करने वाले कारकों का। मैं समझता हूँ आपके समझ में जरूर आया होगा, और कहीं कुछ रह जाता है तो आप पूछिएगा, आपके तमाम सवालों के जवाब दिए जाएंगे। जो भी आपके माकूल सवाल होंगे तो माकूल ही जवाब दिए जाएंगे। मैं आपके लिए और तमाम सुनने वाले साहिबान के लिए धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ विनम्रता के साथ कि आपने मेरा ये पाठ पढ़ा, सोचा, समझा और जाना। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद भाई आपके लिए।